तो हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये EMI मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। कितना ज़्यादा फ्लक्स पास हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फ्लक्स में चेंज होना चाहिए और वो फ्लक्स में चेंज का रेट जितना ज़्यादा होगा EMF उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है। ज़्यादा रेट का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज़ी से चेंज होना चाहिए, जल्दी जल्दी चेंज होना चाहिए। तो फैराडेज लॉ दो पढ़े थे हमने। पहला फैराडेज लॉ क्या क्या बताता है कि इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। इंड्यूस्ड EMF होगा d∅/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो φB लिख लेते हैं। और जो दूसरा लॉ था लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड EMF से जो करंट फ्लो होगा वो ऐसा होगा कि जिस कॉज से इंड्यूस हुआ है उसी कॉज को अपोज करेगा। तो यहाँ हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्शन वाली बात लिखना चाहते हैं तो हम माइनस भी ले लेते हैं। तो माइनस साइन हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट टू अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज़ इंड्यूस्ड। जिस कॉज से इंड्यूस हुआ उस कॉज को अपोज करेगा। इस एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। इसमें बोला जा रहा है कि कॉज हैज़ टू बी अपोज, जिस कॉज से इंड्यूस हुआ वो कॉज को अपोज करेगा, ठीक है। मतलब अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा हो तो ऐसा EMF इंड्यूस होगा और उससे ऐसी करंट फ्लो होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा, और घट रहा हो तो ऐसा कुछ होगा कि वो उसको घटने से रोकेगा, ठीक है। दिस इज़ लेंज लॉ। अब लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों, यहाँ लिखा हुआ है लेंजेस लॉ, व्हाई इट इज़ सो। लेंज लॉ ऐसा क्यों करता है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद क्यों करता है। लेंज लॉ का ऐसा नेचर क्यों है। तो ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स मतलब नेचर की स्टडी, तो नेचर में इसका जवाब हमें ज़रूर मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका जवाब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि सारा जो फिज़िक्स है, सारे जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हम पढ़ते हैं वो 4 कंजर्वेशन लॉज पर बेस्ड हैं, ठीक है। 4 कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो इन 4 लॉज पर ही, 4 कंजर्वेशन लॉज पर ही डिपेंडेंट है, और ये लॉज किसी भी सूरत में वायलेट नहीं होने चाहिए। यही लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, 4 ही हैं, पूरा फिजिक्स इन्हीं 4 में। तो ये जो लेंज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है वो लेंज लॉ को एक्सप्लेन करता है, वो हम अब समझेंगे। तो सपोज़ हमारा जो कॉइल था जिससे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पास कराना था वो ऐसे था, और इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर हमें करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी बताता है। और यहाँ पर मान लो हमने रख दिया एक बार मैग्नेट और इसका नॉर्थ पोल ये रहा। अब नॉर्थ पोल को हम अपने इस कॉइल की तरफ ला रहे हैं, ये कॉइल की एक्सिस बना दी हमने। तो नॉर्थ पोल को जब हम कॉइल की तरफ लाते हैं तो क्या होता है, तो नॉर्थ पोल को जब कॉइल की तरफ लाओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे पास आएगा और ज़्यादा फील्ड लाइन्स यहाँ से पास होंगी इस लूप में से। ये उस दिन डिस्कस किया था, फिर से बता देते हैं। जैसे जैसे बार मैग्नेट को पास लाया जाएगा, जब दूर रखेंगे, मान लो यहाँ पर रखा है बार मैग्नेट को, यहाँ दूर में रखा हुआ है, तो ये कम फील्ड लाइंस पास होंगी। ऐसे सीधे वाली तो मान लो सीधे चली ही जाएगी, बाकी फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब हम बार मैग्नेट को लूप के पास ले आएंगे तो अब ज़्यादा फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अंदर से, इसके लूप के अंदर से पार होने लगेंगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब कुछ ऐसा होगा कि जो कॉज है, कॉज क्या था
कॉज था नॉर्थ पोल का पास आना। ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, जो अभी बात कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट कह रहे हैं, उसी की हेल्प से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस चैप्टर के क्वेश्चन में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान से सुनो, कॉज को अपोज करना है। कॉज क्या है? नॉर्थ पोल लूप के पास आ रहा है, ये कॉज है, ठीक है। नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कॉइल। अब कॉइल में ऐसा कुछ होना चाहिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात नहीं कर रहे, अभी हम बोल रहे हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है? द कॉज हैज़ टू बी अपोज। तो नॉर्थ पोल जब इधर आ रहा है तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि नॉर्थ पोल को पास आने से रोका जाए। अब नॉर्थ पोल को पास आने से कौन रोक सकता है? मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास आने से कौन रोक सकता है? एक दूसरा नॉर्थ पोल ही इस नॉर्थ पोल को पास आने से रोक सकता है। नॉर्थ पोल विल अपोज द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट द साउथ पोल। लेंज लॉ क्या बोलता है? अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाना चाहिए ताकि इस नॉर्थ पोल को पास आने से रोके। बिकॉज लेंज लॉ क्या करता है? जिस कॉज से इंड्यूस हुआ है दैट कॉज हैज़ टू बी अपोज। एंड व्हाट इज द कॉज इन दिस केस? इस केस में कॉज ये है कि नॉर्थ पोल पास आ रहा। तो भाई इस कॉइल में ऐसा कुछ हो जाए कि नॉर्थ पोल को पास आने से रोके, यानी कि कॉइल में इस तरफ नॉर्थ पोल बन जाना चाहिए। देखो इसको ऐसे समझो। अब ये सब 2 डायमेंशनल बातें बोर्ड में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये सब 3 डायमेंशनल है। देखो ये हमने फिर से ले लिया अपना कॉइल, ये भले ही डिस्क दिखाई रहा है बट तुम इसको कॉइल इमेजिन करो, सिर्फ सरकमफेरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये कॉइल हो जाएगा। अब कॉइल हमारा यहाँ रखा हुआ है ऐसे, जैसे इस डायग्राम में यहाँ रखा हुआ है, और ये जो पेन है इसका ये ब्लैक साइड मान लो कि नॉर्थ है। तो जब नॉर्थ को पास में ला रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्थ हो जाना चाहिए, जिससे कि इस पेन का या इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपोज किया जाए, उसके पास आने को अपोज किया जा सके। अप्रोच ऑफ नॉर्थ पोल कैन बी अपोज्ड। तो कैसे अपोज होगा? यहाँ तो एक लूप है और इसमें कोई बैटरी भी नहीं लगा हुआ है, बैटरी नहीं लगा तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? बट यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। फैराडेज लॉ क्या बोलता है? पास लाए तो फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने से देखो सर्किट कंप्लीट है, ईएमएफ इंड्यूस होने से इस लूप में करंट फ्लो होगा, और एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये हमारा करंट कैरिंग लूप हो गया, इसमें करंट पास होने लगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल जो बनेगा इस लूप के कारण, उसमें एक तरफ नॉर्थ होगा एक तरफ साउथ होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ? ये भी डिस्कशन हुआ था, चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में मोड़ोगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखो यहाँ बोर्ड पे बना लेते हैं। मान लो एक सर्कुलर लूप है, उसको सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन इधर आ रहा है, यानी कि इस लूप को अगर हम इस साइड से देखते हैं तो हमें इधर नॉर्थ पोल दिखाई देगा। क्यों नॉर्थ पोल दिखाई देगा? देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ किधर से निकलता है? नॉर्थ पोल से। लेकिन अगर इसी लूप को बोर्ड के पीछे जाके देखें, इमेजिन करो, ऐसा हम कर नहीं सकते बट पीछे जाके देखें तो यही सेम लूप होगा, बट इसमें करंट हमें दिखाई देगा इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि क्लॉकवाइज दिखाई देगा इसी लूप को। और अगर क्लॉकवाइज करंट है और हम राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ें तो थंब अंदर की तरफ आ जाएगा, थंब ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो डाइपोल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता है, किधर? साउथ पोल जब होता है तब अंदर की तरफ जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, नहीं अगर समझ में आई है तो उसके लिए कुछ उपाय किया जाए। चलो अभी ढूंढते हैं कुछ सॉल्यूशन इस बात का कि कैसे समझा जाए। चलो ये एक है पेपर, इस पेपर की हेल्प से समझते हैं। देखो ये एक पेपर है, इस पे हम एक लूप बना लेते हैं। इस पेपर पे हमने एक
लूप बना लिया, ठीक है, ये लूप बना लिया और ये मान लो करंट का डायरेक्शन बना लिया एंटी क्लॉकवाइज, और ये बना लिया करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन बन गया। अब इस लूप के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाए तो क्या करेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे। करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ा, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि इधर क्या हो गया, नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसी पेपर को अगर हम पलट कर देखें, बैक साइड से देखें, देखो ये काम खुद से करके देख सकते हैं। देखो इधर से जब हमने लगाया पेपर को तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, लेकिन अब हम इसी पेपर के बैक साइड में जाएं, बैक साइड में, तो देखो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखने लगा। तो अब इसी पेपर के इस साइड से देखा तो नॉर्थ पोल आया, अब इसके बैक साइड में चले गए तो देखो साउथ पोल आया, यानी कि एक ही करंट लूप के एक साइड से हमें नॉर्थ पोल दिखेगा और एक साइड से साउथ पोल दिखेगा। तो जो वाला साइड ये लूप है इधर रखा है, अगर इधर से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ हो जाएगा, और इसके अगर बैक साइड में चलेगा इधर, ठीक है, तो हमें इधर दिखेगा क्लॉकवाइज, तो इधर से करंट अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिखेगा, यानी कि इधर इस साउथ पोल हो जाएगा। तो अब इसी बात को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इस डायग्राम में। तो इधर से जब हम जा रहे हैं तो इधर नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब लूप के इस साइड से देखने पर हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे, यानी कि इस साइड से जब देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हमें दिखेगा, ऐसे जाएगा करंट, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया, ठीक, समझ में आई बात। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमने पता कर ली। ये क्या है, ये है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब दूसरा काम करते हैं, अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो देखो क्या होगा। अगर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर ले जाने से क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स घटने लगेगा, इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स घटने लगेगा। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर फ्लक्स घट रहा है तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि फ्लक्स को घटने से रोका जाए। तो फ्लक्स को घटने से रोका जाए कैसे, कॉज क्या था फ्लक्स के घटने का, फ्लक्स के घटने का कॉज ये था कि नॉर्थ पोल को दूर ले जाया जा रहा था। अब यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोका जा सके। अब नॉर्थ पोल को दूर जाने से कौन रोक पाएगा, क्या नॉर्थ पोल को दूर जाने से नॉर्थ पोल रोक पाएगा, जी नहीं, नॉर्थ पोल को दूर जाने से साउथ पोल रोक सकता है, यानी यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए। और साउथ पोल तभी बनेगा जब यहाँ पे करंट हो कैसा, क्लॉकवाइज। तो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज करंट होगा, तभी अंदर की तरफ फील्ड जाएगा। अंदर की तरफ फील्ड किस में जाता है, साउथ में। तो इस करंट को अब हम कर देंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज करंट। अब गैल्वेनोमीटर पहले से अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल को पास और दूर लाकर हमने कर लिया। अब तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, यहाँ पे साउथ पोल लिखना, साउथ पोल को पहले पास लाना, फिर देखना कि करंट का डायरेक्शन क्या आता है, फिर साउथ पोल को दूर ले जाना, फिर देखना करंट का डायरेक्शन क्या आता है। अब हम अपने जो बेसिक क्वेश्चन था इस लेक्चर का उस पर आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, लेंज लॉ के बेसिस पर डायरेक्शन ऐसा क्यों आ रहा है। नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं तो नॉर्थ बन जा रहा है, साउथ को पास ला रहे हैं तो साउथ बन जा रहा है, नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं तो साउथ बन जा रहा है, साउथ को दूर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ बन जा रहा है। यानी कुछ भी करके हम जब मैग्नेट को मोशन करा रहे हैं, जब कॉइल के पास लाते हैं तब वो उसे पास आने से रोकता है, दूर ले जाते हैं तो दूर जाने से रोकता है। तो इसका जवाब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और ऐसी एक चीज़ पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर वर्क करोगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एनर्जी खर्च होगी तो उससे तुम्हारा वर्क हो जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। मान लो, देखो कैसे चेक करते हैं, मान लो कि नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं और यहाँ पर नॉर्थ पोल ही बन गया, ऐसा इमेजिन करो। तो नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं और यहाँ पे खुद ही नॉर्थ पोल अगर बन गया, बनता नहीं है, इमेजिन करो कि नॉर्थ पोल बन गया, तो नॉर्थ पोल को
अपोज करता है, यानी कि हम इस तरफ नॉर्थ पोल को लाना चाहते थे और यहाँ नॉर्थ पोल बन गया तो वो खुद ही इसको इधर धकेलने लगेगा। यानी कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम दूर लाकर फ्लक्स चेंज करना चाह रहे थे, और अगर यहाँ नॉर्थ पोल बन गया तो नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करेगा, ये खुद ब खुद दूर चला जाएगा, खुद ब खुद यहाँ पे फ्लक्स घट जाएगा, यानी कि फ्लक्स में चेंज हो जाएगा और अपने आप से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, अपने आप से करंट फ्लो होने लगेगी। मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, मैग्नेट को इधर अपने आप से इधर नॉर्थ पोल बना, उसने धकेल दिया, फ्लक्स में चेंज हो गया, खुद ही ईएमएफ जनरेट हो गया। और ईएमएफ क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका नाम है, बट वो है क्या? वो है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, यानी कि ईएमएफ भी एनर्जी है। तो भैया एनर्जी आ गई यहाँ पर बिना कोई एनर्जी खर्च किए, मैग्नेट को अपने आप इस नॉर्थ पोल ने धकेल दिया, खुद ही फ्लक्स में चेंज हो गया, खुद ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो नॉर्थ पोल को हम पास में लेकर आ रहे थे, पास में लाने से क्या होता है? फ्लक्स बढ़ता है। ठीक है, पास में लेके आ रहे थे नॉर्थ पोल को और यहाँ पे साउथ पोल बन गया, ऐसा इमेजिन करो, बनता नहीं है। मान लो कि साउथ पोल बन गया तो साउथ तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो हम इधर लाना चाहते थे फ्लक्स बढ़ाने के लिए। अब साउथ पोल यहाँ अगर बन गया तो नॉर्थ को खुद ही अट्रैक्ट करने लगेगा इधर, यानी कि ये मैग्नेट खुद ब खुद इधर जाने लगेगा, खुद ब खुद यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा, अपने से ही फ्लक्स चेंज हो जाएगा और अपने से ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस करंट का डायरेक्शन ना हो, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ना हो, या कहोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी ना हो कि वो उस कॉज को अपोज करे जिससे वो इंड्यूस हुआ है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, और अगर ये नहीं हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। बिना एनर्जी खर्च किए ही हमें एनर्जी मिल जाएगी, और जो हम घर में अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो फैराडेज लॉ के बेसिस पर ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, बट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट जनरल टर्मिनोलॉजी में, अपने डेली लाइफ में हम बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना पावर जनरेशन प्लांट, तो पावर जनरेशन प्लांट बोलते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी में, बट इनफैक्ट पावर का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी को हम क्रिएट या जनरेट नहीं कर सकते, बट ऐसा बोला जाता है क्योंकि हम उसे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नॉट जनरेट। बट ठीक है, जनरल टर्मिनोलॉजी में ऐसे चलता है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर बिना एनर्जी खर्च किए ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, और जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है वो इसी तरह से जनरेट होता है, 100% नहीं, 98%, बाकी का 2% सोलर एनर्जी और क्या बोलते हैं उसको, केमिकल प्रोसेस से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, जैसे कि बैटरी है, ठीक है, सोलर एनर्जी है। हाँ, लेकिन इसमें तुम विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल एनर्जी, वो इसी 98% में इंक्लूडेड है। ठीक है, क्यों इंक्लूडेड है उसका मीनिंग समझ लो कि अब बोला तो जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी या विंड एनर्जी, बट हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भी उसी 98% में। तो उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तुमने 10 क्लास में पढ़ा होगा जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर। तो जनरेटर में क्या होता है, एक कॉइल रखते हैं और कॉइल को रोटेट किया जाता है ज़ोर से, एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट किया जाता है। क्यों रोटेट किया जाता है उसका रीज़न हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज़ BA cos थीटा। तो फ्लक्स में चेंज करने से EMF इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स में चेंज करने के लिए BA थीटा, कुछ भी चेंज करो फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, बट सबसे ईजी होता है थीटा को चेंज करना, यानी कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख करके रोटेट कराओ, थीटा कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा, फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, EMF इंड्यूस होता रहेगा। तो जितना भी तुम देखते हो, भले ही न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाए, विंड एनर्जी कहा जाए, थर्मल एनर्जी कहा जाए, इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाए, सभी में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ऐसा बोल दिया है। तो क्यों? क्योंकि जो हम कॉइल को घुमाते हैं, यहाँ तो हमारा ये घर का अपना सेटअप है, घरेलू एक्सपेरिमेंट, या जैसे स्कूल में भी देखा होगा साइंस एग्जीबिशन में छोटे बच्चे, 8 क्लास के बच्चे ज़्यादातर वो बना लेते हैं कि ऐसे साइकिल व्हील को घुमाओगे तो बल्ब जलेगा।
ठीक है, वो एक छोटा सा उसमें डायनमो लगा देते हैं, और डायनमो क्या है, यही जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो डायनमो में एक व्हील लगा के उसको ज़ोर से घुमाते हैं और बल्ब जल जाता है। तो डायनमो के अंदर क्या होता है, डायनमो के अंदर एक मैग्नेट होती है, और मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एक कॉइल रखा रहता है। जब हम ज़ोर से घुमाते हैं ऐसे हाथ से, तो वहाँ पे कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। लेकिन जहाँ पर बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना हो, जैसे पूरे सिटी को हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर देना हो, तो ये काम हाथ से घुमाकर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेट भी स्ट्रांग होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, कॉइल का साइज़ भी बड़ा होगा, और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से घुमाना पड़ेगा। तो हाथ से घुमाकर हम नहीं कर सकते। ऐसे घर वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हाथ से घुमाने में जो हमने एनर्जी खर्च की, वही एनर्जी का कुछ परसेंट, 100% कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह की वजह से एनर्जी लॉस भी होता है। तो जो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं व्हील को घुमाने में, उसी एनर्जी का एक पार्ट यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में हमें मिल जाता है, और उससे हमें बल्ब जल जाता है। लेकिन जहाँ पर बड़े स्केल पर होता है वहाँ हाथ से घुमाना पॉसिबल नहीं है, बट कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी तो खर्च करना पड़ेगा। जैसे गांव के पार्टियों में जनरेटर मंगाया जाता है, तो जनरेटर को शुरू में हाथ से घुमाते हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बाद में उसमें डीजल डालना पड़ता है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर ऐसा होता कि लेंज लॉ नहीं फॉलो करता, यानी कि अपने आप से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, अपने आप से मैग्नेट चलता, अपने आप से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, तो वो जो जनरेटर में डीजल डाल रहे थे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक चल जाता, अपने आप से ही चल जाता। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर कॉइल और भी बड़े साइज़ के होते हैं, जिनको टरबाइन कहा जाता है। तो टरबाइन और भी बड़े साइज़ के, तो उनको घुमाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे डीजल से भी काम नहीं चलता है। तो क्या करते हैं, वहाँ कोई दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं जिससे हमें और भी मतलब एफिशिएंटली हम काम कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या बनाया गया, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, एक ह्यूज अमाउंट में पानी को गर्म किया जाता है कोयला जलाकर। डायरेक्ट कोयला इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं करता एनर्जी को, कोयला सिर्फ इस काम आता है, किस काम, बहुत ह्यूज अमाउंट में पानी को बॉईल किया जाता है, तो उससे जो स्टीम बनती है फिर उस स्टीम को कंप्रेस कर लेते हैं। अब कंप्रेस्ड स्टीम को जब रिलीज़ करते हैं तो वो हाई प्रेशर के साथ टरबाइन के ब्लेड्स पर गिरता है। टरबाइन का ब्लेड्स पर गिरने से क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा, और रोटेटिंग टरबाइन में जुड़ा रहता है कॉइल, और वो कॉइल जब घूमता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला यूज़ हो रहा है, वो कोयला डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो पानी को उबालने के लिए खर्च होता है। ठीक है, और फिर वो स्टीम से टरबाइन को घुमाते हैं। अब टरबाइन को घुमाने के लिए कोई दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लो, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा ही कन्वर्ट कर देता है। वो कोयला की बजाय अब हम न्यूक्लियर एनर्जी की जो गर्मी है उससे पानी को उबालते हैं, तो वो कहलाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, लेकिन बेसिकली अंदर तो यही काम हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी डायरेक्ट थोड़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही। तो न्यूक्लियर एनर्जी किस काम आ रही, पानी को उबालने के लिए काम आ रही, ताकि हमारा कोयला कम खर्च हो। विंड एनर्जी में क्या होता है, हवा के धक्के से टरबाइन घूम जाता है, अल्टीमेटली कॉइल को घुमाना है हमें, तो उस तरह से घुमा लो। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, ऊंचाई से पानी को गिराते हैं टरबाइन के ब्लेड्स पे, फिर टरबाइन रोटेट होता है और अल्टीमेटली एक कॉइल रोटेट होने वाला काम होता है। ठीक है, तो ये सारे ही चीज़ों में भले ही हमने कॉइल को घुमाने के लिए अलग अलग टाइप की एनर्जी यूज़ की हो, अलग अलग तरह से एनर्जी हमने अवेलेबल कराई हो सिस्टम में, बट अल्टीमेटली होता यही काम है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूमता है, फ्लक्स में चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होता तो हमें कॉइल को घुमाने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दुनिया भर में जो लड़ाई दंगा मचा हुआ है अभी, जो भले ही लगता होगा कि हाँ रिलीजन के पीछे लड़ाई दंगा हो रहा है, बट सच्चाई कुछ और है। तो तुमने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो इन डेप्थ वो न्यूज़ चैनल मत देखना, वो सब तो फालतू, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। बट अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी जनरल नॉलेज में भी, तो तुमने देखा होगा कि भले ही दुनिया भर में दिखाई दे रहा है कि लड़ाई दंगा हो रहा है रिलीजन को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, बट सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि सारी जो लड़ाई दंगा है वो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए हो रहा है। ठीक है, और एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, यही फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल है, यही एनर्जी रिसोर्सेज है। और वो हमें चाहिए किस लिए, वो हमें चाहिए
क्योंकि हमारी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। इतने सारे हमारे घरों में अप्लाइंसेस हैं, गैजेट्स हैं, सबके लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। बल्कि ये बोला जाता है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ऑब्वियसली जैसे अभी देख लो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो जो अभी हमारे स्कूल के बच्चे तो ज़्यादातर अटेंड कर पा रहे हैं क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रिसिटी है और वही चाहिए कंप्यूटर, मोबाइल ये सब चलाने के लिए। लेकिन जो लोग गांव में हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं उनको मिल रही है, तो वो तो ये ऑनलाइन क्लास के बारे में सोच भी नहीं सकते। मान लो अपना मोबाइल उन्होंने चार्ज भी कर लिया, तो उस एरिया में जो टावर लगा है वो सिग्नल रिसेप्शन और ट्रांसमिशन का काम कैसे करेगा जब तक उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी? बैटरी से कितने दिन चल सकता है? ठीक है, तो अल्टीमेटली सारी लड़ाई जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए। और इसका बहुत आसान सा एविडेंस है कि तुम वर्ल्ड मैप में देखना एनर्जी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा किन जगहों पर हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स कहाँ है, सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कहाँ है। तो जिन जगहों पर एनर्जी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है उन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही है। वो डिफरेंट टाइप के वाद, आतंकवाद, नक्सलवाद और धमाका फलाना सब वाद जो चल रहे हैं वो सिर्फ वहीं चल रहे हैं जहाँ एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। सब कुछ किस लिए? बस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के घुमाने के लिए, ये बस उसके लिए हो रहा है। बट ये हमारे लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। तो सारा जितना एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका 98% फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम यहीं पे अब रोक देते हैं क्योंकि इसके आगे अब थोड़ा मैथमेटिकल डिस्कशन आएगा, मोशनल ईएमएफ वाला। और ये जो हमने अभी डिस्कशन किया है कि वर्क डन से एनर्जी कन्वर्ट होगा, ये सब इसको बोल सकते हैं क्वालिटेटिव डिस्कशन। मतलब इसमें कोई हमने फार्मूला या मैथमेटिक्स यूज़ नहीं किया है। बट इसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, फिर मैथमेटिकली इस बात को प्रूव किया जाएगा कि जितना हमने वर्क किया मैग्नेट को इस तरफ पुश करने के लिए एग्जैक्टली उतना ही वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली वो आइडियल कंडीशन है क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि जितनी एनर्जी खर्च करें पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। बट थ्योरेटिकली हम ऐसा मान के चलेंगे और कैलकुलेशन से ये प्रूव करेंगे कि जितनी एनर्जी हम मैग्नेट को इस तरफ पुश करने में खर्च करेंगे एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको देख लेना वीडियो को 1-2 बार एटलीस्ट, तो समझ में आ जाएगा क्या डिस्कशन हुआ है।